folks, welcome to another edition of Polls 2024. Our guest today is Suman Gupta, who is the editor of Jan Morcha, a small newspaper that comes out from Faizabad and now also Lucknow. Not so small in its reach, but an effort that was put together by editor Sheetla Singh, who we all remember now because he's no longer with us. But Suman has taken on the reins and is doing an excellent job. Welcome, Suman. बहुत खुशी है आपको देखकर यहाँ पर. सुमन, आप ये बताइए कि जब मैं अयोध्या और फैजाबाद का जो नतीजा आया है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो तो आपको भी मालूम है, क्योंकि किस तरीके से फॉर द बेनिफिट ऑफ माय व्यूअर्स, the way that it was tom-tom, the construction of the Ram Mandir, the whole getting together, the whole play of that politics for the past 10 years now, particularly at very high voltage in the last few years. And even then, in Uttar Pradesh, the citadel really of BJP rule, you had the BJP losing not just the Faizabad Ayodhya seat, but also the administrative division of Faizabad, where the party did not win one single seat in Ambedkar Nagar, Barabanki, Sultanpur and Amethi. तो अब इसको आप पहले एक्सप्लेन करिए सुमन, ये कैसे हुआ? देखिए, इस बार एक बड़ा कारण इसमें ये भी था कि फैजाबाद की सीट से पहली बार एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था. दूसरी बात ये भी रही कि बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से इस इलेक्शन में नॉन इवेंट रह गई, उसका कोई महत्व नहीं रहा और इसलिए एक भी सीट उसे हासिल नहीं हुई. और जहां तक इस पूरे जो मैं देख रही थी कि एक पब्लिक मूड कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन वास्तव में जनता लड़ रही है. अच्छा. और यही एक बड़ा कारण था जिसमें कहीं ना कहीं एक अंडर करंट सी इस इलाके में थी, कि जिसका कारण था कि जो न सिर्फ अयोध्या फैजाबाद की सीट हारी, जहां जिसे इलेक्शन के प्रोपेगेंडा की वजह से ही जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, अदरवाइज जो बाद में भी हो सकती थी या उसके पहले भी हो सकती थी. लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना एक एजेंडा बनाया और ये एजेंडा उसका 1989 से तो उसके मैनिफेस्टो में पालमपुर के में जो उसका अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने शामिल किया था. लेकिन ये तो 1984 से आप लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय से, कि उन्होंने धीरे धीरे इस चीज की शुरुआत की थी जो एक आंदोलन के रूप में था. और 1992 तक की 1989 से कि 1989 से लेकर 1992 तक एक अलग तरीके की स्थिति का था, जिसमें पूरा एक ज्वार था. और 1991 में हम लोग जिसे राम लहर के रूप में लोग परिभाषित करते हैं मीडिया के लोग, तो वो एक अलग तरीके का माहौल था, एक अलग तरीके का ज्वार था, एक अलग तरीके के वही लोग थे. लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट से हारी नहीं है. भाई, भारतीय जनता पार्टी तो 2012 में यही लल्लू सिंह थे जो इन्होंने जो अयोध्या सीट से विधायक होते थे, अयोध्या की सीट हारी. उसके पहले लल्लू सिंह 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, उसमें भी हार चुके थे. तो लल्लू सिंह तो पहली बार लोकसभा में सफल तब हुए जब 2014 का एक, जिसे मोदी वेव कहते हैं, और उसके बाद 2019 का, जिसे एक तरीके से पुलवामा और किसान सम्मान निधि और इस तरीके से बहुत सारी चीजों को जोड़ करके जब हम देखते हैं उस इलेक्शन को, और 2019 ये आपका 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें चूंकि सबसे पहले एक तरीके से जिस तरीके से एक स्पॉन्सर करके इस प्रोग्राम को किया गया अयोध्या के अंदर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल था कि पूरी मीडिया राममय हो गई थी जिसे कह सकते हैं, और लोगों को ला करके लगभग 1.5-2 महीने तक एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस था कि जिसमें लोग जिलों से लाए जाते थे, दूसरे प्रदेशों से लाए जाते थे, ट्रेनें चल रही थी, बसें चल रही थी. ऐसी स्थिति हो गई थी कि अयोध्या में जिसे कहते हैं कि इतनी भीड़ हो गई थी कि 4 किलोमीटर का दायरा जो है ये पूरी तौर पे पैदल चलने के लिए हो गया था, जिसमें आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते थे, तो जो जा सकते थे, तो मतलब ऐसी स्थिति, इतनी भीड़ हो गई थी.
और उसमें ज्यादातर लोग बाहर से ही आने वाले थे। अयोध्या फैजाबाद के अभी बहुत सारे लोग तो वहां दर्शन करने के लिए ही नहीं जा पाए हैं। वो ये सोचने चले सुनने में आ ठीक रहा है है तो जी। पास में है। जी जी सुमन, एक चीज, 84, ये जो आप बात कह रही है, मुझे याद आया जब ये राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुआ और काफी जी जी अपने पीक पे था। जी 89 में भी तो ये इलेक्शन हारे और सीपीआई ने वहां से, मित्र सेन जी यादव जी शायद थे जी जी जिन्होंने वहां जी से जी जीते। जी जी 1989 में मित्रसेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी से ये चुनाव जी जीते थे। तो और उस तो समय भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि आपको याद होगा कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी, जी और जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पर फैजाबाद की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, क्योंकि बहुत कम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी उस हम्म समय। हम्म और उस समय 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, और हम्म राजीव गांधी ने 9 नवंबर को शिलान्यास हुआ था, और 3 नवंबर को राजीव गांधी ने ये राम राज्य की स्थापना को लेकर के अपना इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत फैजाबाद के कैंट से की थी, हाँ, जो अयोध्या से महज याद है सात मुझे जी। किलोमीटर पड़ता है। मैंने जी जी कवर किया था तो वो इलेक्शन जी। जी 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 और तो वो वो उनका राम राज्य जी भी। जी जी तो उस रामराज की स्थापना का जब राजीव गांधी ने किया था, तब उस समय नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हम्म, और उस समय तिवारी जी ने ये कहा था अपने उसमें भाषण में, कहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। और स्थिति ये हुई कि ना तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रह पाई, और ना तो जो है केंद्र में कांग्रेस आ पाई। तो आप सोच लीजिए कि मतलब कैसे चीजें बदलती हैं। जी क्या बिल्कुल। अगर आज आज के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो ये भी ऐसे ही तरीके से नहीं हुआ क्या? बिल्कुल। कुछ इस तरीके। जी जी जब जब इसका इसका राजनीति। मतलब है जो आप कह रही हैं सुमन, इसमें ये भी है अंदरूनी कि पिछला इलेक्शन जैसे आपने कहा, एक तो मोदी के वेव पे था, फिर पुलवामा वगैरह हो गया, उससे जी पहले बाबरी मस्जिद का पूरा इशू था जब जब वर्क किया। तो अगर नॉर्मल इलेक्शन हो जिसमें जी मुद्दे हो और लड़ाई मुद्दों पे हो, डेवलपमेंट पे हो, इकोनॉमिक राइट्स और राइट्स पे हो, तो फिर बीजेपी का तो जो बीजेपी हार स्टेटस आज। जाती है। बीजेपी हार जाती है, तब हम्म बीजेपी हार जाती है। बताइए 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, ठीक है, जी उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसमें समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार बनी। और तो इस तरीके से बाकी सीटें हार गई, ठीक है, वो अयोध्या की सीटें जीते थे विधानसभा में, लेकिन बाकी आसपास की जो सीटें थे उस समय भी हारे थे। तो ये बिल्कुल। जब वो कॉमन इश्यूज पे इलेक्शन होता है, अगर वास्तव में पुलवामा ना हुआ होता तो हम्म, शायद 2019 का रिजल्ट भी कुछ दूसरा हुआ होता। जी तो ये मेरा ये बताइए। मानना है हाँ, बताएं। कि एक इलेक्शन के पहले जो किसान सम्मान निधि का एक था, जिसे जब मैंने शीतला सिंह जी से उस दिन पूछा, जब ये किसान सम्मान निधि लॉन्च किया इन्होंने, तो मैंने पूछा बताइए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे, तो उन्होंने कहा ये मास्टर कार्ड है। हाँ उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ये मास्टर कार्ड है। और उसके जी बाद में इलेक्शन जो चूंकि वो पुलवामा पे चला गया, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें बहुत बदल गई, क्योंकि इशू ही एकदम हाँ बदल। जिसे आप इमोशन से, इमोशन का इशू हो गया, दूसरे जी इशू हो गए। लेकिन जब आप जमीनी स्तर के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हो पाती है, जी क्योंकि 1984 पे भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जी आपको पता है। जी और ये बाद ही जो अयोध्या मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे हाँ वैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ती गई सेंटर में। हम्म, बिल्कुल तो एक, बिल्कुल। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उसको अयोध्या पे करता है, इसलिए वो उसको अपने एजेंडे में शामिल रखते हैं। बहुत सारे एजेंडे के साथ इसको भी एक लगा के रखते हैं जी। और इस बार तो तो ये ये मेन इशू बन गया था जी। तो ये जो आप कह रही है, एक तो उन्होंने पासी दलित लीडर को खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने, दूसरा इन दोनों का कंबाइंड प्रचार जो था कांग्रेस और सपा का, ये जरा ज्यादा इंटेंस था पिछली बार से अगर कंपेयर करें। पर तीसरी चीज है जो अखिलेश यादव ने शुरू की, जिसको पीडीए हम लोग कह रहे हैं, पिछड़े दलित संख्यक। तो अल्पसंख्यक। जी, तो इसमें ये बहुत, मतलब ये जो एक मंत्रा है पीडीए की, ये काफी काम कर दी इस बार इस चुनाव में।
जी बिल्कुल, इसे मैं मंडल 3 के तौर पे देख रही हूँ। हाँ। हम्म। क्योंकि एक जो मंडल 1 हुआ था हम्म। उसके वजह से जैसे बहुत सारी जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थी विभिन्न प्रदेशों में उभर के आई थी। बिल्कुल। मंडल 2 कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड में नॉन यादव और नॉन जाटो को छोड़ करके बाकी जातियों को लाभार्थी और दूसरे अन्य कारणों से, धार्मिक कारणों से और लाभार्थी बना करके उनको एक वोटर के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन इस बार निश्चित रूप से बीजेपी से ओबीसी वापस चला गया है काफी हद तक, और उसमें लाभार्थी का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है। देखिए, राम तो उनके हृदय में है, राम उनकी आस्था का है, राम उनकी श्रद्धा का है, लेकिन राम की वजह से वो एक पॉलिटिकल लेवल पे जो अभी तक वोट देते आए थे या वोट दे रहे थे, इस बार उन्होंने राम को अपने बहुत मतलब अपने आस्था और अपने निजी आस्था तक सीमित रखा, बजाय उसको पोलिंग एजेंट के रूप में नहीं बनाया। इंटरेस्टिंग आप जो कह रही हैं, अगर आप वापस जाएं, वो मंडल 3 है ये, और मंडल 1 में आपको खुद याद होगा कि किस तरीके से जनता दल और जिसमें मुलायम सिंह थे और सब, ये लोग पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाए थे। जी 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 उन्होंने जी उस वक्त उभरे थे, खुद लीडरशिप जमा रहे थे, और खुद यादव और मुस्लिम्स और ये वो जो एमवाई इनका कॉम्बिनेशन था उसको देख जी रहे जी। थे। तो ये जो देखिए हम मंडल 3 हुआ है, ये असल मंडल हुआ है जी 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 एक तरीके जी। से, है ना? लेकिन ऐसा मैं उसे इस तरीके से भी देख रही हूँ कि वो जी, एक दूसरा दौर था जिस समय दूसरे तरीके की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके की सांप्रदायिकता का उभार था और उस सांप्रदायिकता के उभार को जातीय गोलबंदी से ही लोगों ने तोड़ा था। हम्म। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय जातीय स्तर पे अपने नेताओं को धार्मिक इसमें लेके आए थे, चाहे उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो। आखिर भाजपा ने भी तो उसका उपयोग बिल्कुल किया सही, था। बहुत जोर से जी 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 का मंडल हुआ था। फिर उसके बाद जी अंदर अंदर गांव में, पर इन जातियों के पास समाजवादी पार्टी या जनता दल के लोग नहीं पहुंच पाए थे। जी 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 जब हम लोग गांव गांव जाते थे, मुझे याद है आप लोग से ये बात भी हुई थी जब हम लोग कोई दौरे पे थे, जी और जी ये जी इलेक्शंस में और ऐसे भी, तो ये था कि जो छोटी जातियां हैं जिनको हम लोग बहुत ही गरीब और बहुत ही निग्लेक्टेड, जी यूपी में जो जी खास जी कर लोग हैं, उन वहां जी तक तो पहुंचे ही नहीं था मंडल। जी वहां जी तक वहां तक नहीं बीजेपी पहुंचे थे। पहुंच गई थी। जी 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 जी। जी, यही कारण है कि उसका लाभ उनको आंदोलन में भी, सबसे ज्यादा आंदोलन में भी उसका लाभ मिला, और हम्म। अपने राजनीति को करने में भी उसका लाभ मिला। तो अब आप ये कह सकती हैं कि ये अयोध्या का रिजल्ट्स और ये जो इस बार के रिजल्ट्स में इतना ज्यादा सख्ती के माहौल में इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं समाजवादी के लिए, तो ये कुछ ब्रेक इन हुआ है कि अब कुछ ये जो पिक्चर है अदर बैकवर्ड्स की और दलित्स की, इसमें बड़ा चेंज आया है इनके वोटिंग पैटर्न में, कि ये जी आया है और जी रहेगा, जी रह सकता है देखिए, अगर ये लोग। जी। जी अभी तो वो रहेगा, अभी तो कुछ दिन रहेगा ऐसा लग रहा है जी। तो इसके क्योंकि लिए एक क्या? जी। इससे उनको एक उम्मीद आई है। हम्म। उनको देखिए, इस बार का वोटर जो मैंने देखा पूरी हम्म। तौर पे साइलेंट था। बाकी प्रदेशों की बात मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का वोटर जो है पूरी तौर पे साइलेंट था। कोई हम्म। वोटर बोल नहीं रहा था, यहाँ तक कि जैसे बांदा वगैरह सीट पे मैंने देखा कि मुझे नहीं लग रहा था कि बुंदेलखंड की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से हटेगी, क्योंकि आमतौर पे जो बहुत पिछड़े इलाके होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता मिलती आई है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन मुझे लगा, जब मैं वहां के लोगों से बात किया तो पता चला वहां के जो दलित मोस्ट बैकवर्ड थे, तो वो अपने लोगों में बात करते थे कि देखिए ऐसा है, जब कोई आपसे पूछेगा तो बताइएगा कमल को वोट देना है, और हम लोग को तो मतलब कहाँ करना है हम लोग को पता। हम्म। तो इस तरीके से मतलब लोग खुल के नहीं आए, क्योंकि एक तो उनके अंदर भय था, हम्म। दूसरा उनके अंदर ये भरोसा भी नहीं था कि उनके वोट से कुछ बदलाव हो सकता है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, तो ये एक तरीके से ये टेस्ट केस था जिसमें हम्म। लोगों ने समझा कि वो अपने वोट से चीजों को बदल सकते हैं, चाहे जितनी सख्ती हो, चाहे जितने पहरे हो, चाहे जितना भय हो। तो ये एक नया क्या कहते हैं, ग्रुपिंग इस जी बार जी देखी है जी ना, ये कभी पहले तो देखी नहीं हम लोग ने। जी जी
और इसमें ये दलित, अब ये बीएसपी जो है, इसमें तो ये अब उसका तो समाप्त हो गई ना। बीएसपी को, जब बीएसपी ने, अब बीएसपी ने, आप सोच लीजिए कि बीएसपी का क्या एटीट्यूड इलेक्शंस में रहा। आप 2017 के चुनाव को, विधानसभा चुनाव के अगर रिजल्ट आप उठा के देख लेंगी तो आप देख लेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पे जहां जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट थे, वहीं पे बसपा के भी मुस्लिम कैंडिडेट। तो ऐसी लगभग 30-40 सीटें ऐसी थी कि जहां पे दोनों कैंडिडेट ने मिलकर के, क्या हुआ, उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। और इस बार के इलेक्शन में 80 सीटों में 20 सीटों पर जो है बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, और उन सीटों पर भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे जहां पर वो समझ रही थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल उनकी ये भाजपा का रोल प्ले की। जी जी जी। और खास से जब आकाश, या आकाश आनंद, जिसे उसे अपने उत्तराधिकारी जिन्हें उन्होंने अपना बनाया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया, और उसके बाद में जब एक भाषण के दौरान उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बाकी, मतलब एक तरीके से एक पार्टी के लेवल पे जिस तरीके से एक आरोप लगाया जाता है, उस तरीके से उन्होंने थोड़ा अतिशय बहुत ज्यादा आगे चले गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आकाश आनंद के साथ बहन जी का व्यवहार रहा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा का जो बिल्कुल। व्यवहार रहा, उससे जो दलित वोटर थे या ऐसे जो बीएसपी के लोग थे, उनको पूरी तौर पे लग गया ये कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है प्ले कर रही है हमारी पार्टी। और सबसे बड़ा मसला इन सब चीजों में ये जातीय गोलबंदी और ये सब चीजें तो थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उभर के आई है वो था संविधान। ये पहला बहुत अवसर था कि जबरदस्त। हाँ। इलेक्शन में संविधान जमीन पे उतर गया। हम्म, जिस संविधान बिल्कुल को लोगों ने पढ़ा भी नहीं, जिस बिल्कुल। संविधान के लोगों के, जिसके आर्टिकल्स को लोगों ने जाना नहीं, लेकिन वो संविधान इस इलेक्शन में जमीन पर उतर गया, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बहुत और उसका सब, जबरदस्त चीज भी है। जी। जी जी, ये सारे मुद्दों के ऊपर का मुद्दा था। तो ये तो बाकी ज्यादा कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने इसे, देखिए राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ बात की, राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ बात की। और जो, जब राहुल गांधी का और समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ इस बार लोकसभा का, तो बिल्कुल हम लोग ये कहते थे कि देखिए ऐसा है कि क्योंकि जो पिछला 2017 का प्रयोग था वो बहुत असफल था, और जिसमें ना कांग्रेस को फायदा मिला ना समाजवादी पार्टी को फायदा मिला। और इस बार का जो समझौता है, तो देखिए चूंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2% पे पहुंच गई थी, और बिल्कुल। फिर भी तो ऐसी स्थिति में 2% का और 23% का या 32% का के साथ 2% का मिलान। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे फील्ड में देखने को मिली, जब मैं फील्ड में गई तो लोगों को एक उम्मीद थी कि पिछली बार लोग कहने लगे ऐसा है कि पिछली बार का समझौता ठीक नहीं था। तो हमने कहा क्यों, कहने सपा बसपा का समझौता था, अगर दोनों जीत भी जाती तो जाकर के सेंटर में उनको बार्गेनिंग ही तो करनी थी बिल्कुल दूसरी पार्टियों से। और इस बार तो जैसे उन लोग ने, जो लोग बात कर रहे थे वो कह रहे थे कांग्रेस तो इंटरनेशनल पार्टी है, यानी कि उनको एक ऐसी पार्टी समझ में आ गई जो केंद्र में सरकार बना सकती है, यानी कि बार्गेनिंग की पोजीशन नहीं रहेगी, आप किसके साथ खड़े हैं ये आपके साथ क्लियर एजेंडा है। बिल्कुल। तो इसके वजह से कांग्रेस का वोट परसेंट 2 होने के बावजूद इस इलेक्शन में जो है कांग्रेस का जो वो था कानून अमेंडमेंट प्रोग्राम या आपका मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो जो था, वो उसमें 3 चीजें बहुत काम की लोगों को लगी। एक काम तो लगी किसान कर्ज माफी, दूसरा लगा कि जो ये महिलाओं का जो है 1-1 लाख रुपए तक का जो ये है ये, दूसरा ये लगा। और तीसरा जो उनका जो है न्याय बराबरी और गारंटी का जो ये था वो स्कीम। तो ये 2-3 चीजें जो है उस उनके मैनिफेस्टो से बहुत अच्छी लोगों को लगी। और दूसरी बात यहाँ बेरोजगारी और आपकी पेपर लीक और आपका अग्निवीर और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, महंगाई इसमें सबसे नंबर 1 पे थी। पर सुमन एक चीज बताइए कि ये भी कुछ लगा लोगों को, क्योंकि मैंने पहले देखा है अभी, जैसे जब
हादसा होता है या कोई वायलेंस होती है या कम्युनल राइट होती है, अंत में लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, भागते हैं, टेंशन होता है, पर बाद में उन लोग को एहसास होता है कि हम सबको बेवकूफ बनाया वो पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो इस बार कुछ ऐसा लगा कि बुलडोजर राज जो योगी का था वो तो गया मुसलमान के खिलाफ, पर जो पिछड़ी जाति थी, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिनके जिनके पास कोई राइट्स रही नहीं है, वो लोग भी दे ऑल्सो फेल्ट थ्रेटेंड। ऐसा कुछ था जी। कि था। नहीं नहीं, ऐसा उनको जी। ये लगा कि ऐसा है कि ये एक तो उनके उनको कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ जिसके लिए वो यहाँ तक 10 10 साल तक वोट करते रहे। हम्म। ठीक है। दूसरा, उनके जीवन में जो संकट है वो और बढ़ते गए, दैनंदिन जीवन के संकट, हम्म। जैसे काम काज का न मिलना, बच्चों का बेरोजगार होना, और बाकी मतलब उनके जीवन में कोई खुशहाली ना आना। ठीक है कि 5 किलो राशन मिल गया, तो लेकिन 5 किलो राशन से तो जिंदगी नहीं चलती है। तो ये सब बातें जो है ये रिवर्स केयर में मतलब चीजें, इसके बारे में लोग सोचने लगे। और उसमें नंबर 1 पर लोगों को महंगाई सबसे बड़ी समस्या नजर आई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, तो मुझे लगा कि ये एक एक बदलाव आना चाहिए, ऐसा लोगों ने सोचा। वो बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, मेरा ख्याल है शायद उनको इतना पूरा विश्वास भी नहीं था, इसीलिए वो लोग मुखर भी नहीं थे, पूरे साइलेंट थे कि हमें जो करना है हम करेंगे, देखेंगे क्या होता है। हम्म। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीडीए जो है, ये एक तरफ आपने जैसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल जमीन पे आ गया इस बार, और जी मुद्दा जी बहुत बड़ा मुद्दा था। और इस वोट से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर दिया कि पॉलिटिक्स, नो रिलीजन इन पॉलिटिक्स, है ना। जी। एक तरीके से कि पॉलिटिक्स में कोई मजहब या कोई धर्म की जगह नहीं है। ये पॉलिटिक्स में धर्म की जगह हो या ना हो, वो तो समय समय पे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। हम्म। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला यहाँ पर सिर्फ 3 चीजों तक मैं समझती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जमीन पर आया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को बिना पढ़े लिखे लोगों ने समझा, उसका ये था कि एक तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। दूसरा वो तो था बहुत ज्यादा, कि हाँ। उनका जो एक जो फ्यूडल कास्ट सिस्टम जो अब तक के रहा है, उसमें वो कुछ बात होती है तो वो कम से कम उसी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के भरोसे वो अदालतों में जाते हैं। तो जो गैर बराबरी और ये सारी चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी, का जो गैर बराबरी खत्म करने की बात है तो और बढ़ जाएगी। तीसरी बात, उनका वोटिंग राइट भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो बिल्कुल। सारा परिवर्तन होगा, बिल्कुल। तो मतलब एक खास तरीके के लोग, अलग तरीके होंगे, और हम लोग तो ऐसे ही पहले जैसे फ्यूडल सिस्टम में हम लोग थे, हमारी स्थिति वो हो जाएगी जहां हमारे हक और हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो पर इसलिए एक, रिलीजन से ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये मायने रखा। जी नहीं पर बिल्कुल बिल्कुल सही। पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काउंटर जो कैंपेन थी बीजेपी की, उसकी ये थी कि रिजर्वेशन ये लोग ले करके आपसे मुसलमान को दे देंगे, और एक तरफ ये कैंपेन थी कि आपका भी रिजर्वेशन चला जाएगा जी जी कॉन्स्टिट्यूशन जी अगर बदला जाएगा। तो जी 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 ज्यादा पल्ला भारी ऑपोजिशन के कैंपेन का हुआ। जी। उसका तो ये कारण था कि रिजर्वेशन, सिर्फ देखिए रिजर्वेशन जाएगा तो सिर्फ मुसलमानों का नहीं जाएगा ना, उसमें तो बिल्कुल। सबका जाएगा, जो हम्म। बहुत बड़ी संख्या में है, हम्म। बिल्कुल। जिनका बिल्कुल। सेंसस भले ही ना हुआ हो, लेकिन उनकी आबादी 50% से एबव है, बिल्कुल। भले ही उनको लाभ ना मिल पाता हो, क्योंकि सरकारी नौकरियों में ही अभी तक रिजर्वेशन लागू होता है, या फिर पॉलिटिकल लेवल पे जो सुरक्षित सीटें हैं वहां पे लागू होता है। अदरवाइज तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन शामिल नहीं होता है। लेकिन कम से कम एक ये तो होता है कि हमारा अधिकार तो है कि हम वहां तक पहुंच तो सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। अब आपका एक आखिरी एक दो सवाल, सुमन, ये आप कैसे देखती हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव इसको आगे ले जाएंगे? क्योंकि इस बार उन्होंने दो तीन चीजें सही की, एक पीडीए का स्लोगन था, एक अच्छी जॉइंट कैंपेन थी, और इलेक्शंस में बहुत सोच समझ के कैंडिडेट्स को खड़ा किया। ये सब इन्होंने किया, पर अगर आपको याद हो तो पिछले सालों में ये बहुत कम घूमे, स्टेट में नहीं जाते थे, जहां जहां हादसे होते थे तो हम लोग देख नहीं पाते थे इनको। तो कुछ इनमें आप कुछ चेंज का एहसास है?
देखिए, ऐसा है कि 2014 में जब हम्म, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी लोकसभा में। और उस समय अखिलेश यादव की सरकार, वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में, बिल्कुल। जबकि उनके पिताजी के समय के जो दौर थे, वो जिस समय इतनी सीटें मिली हैं, उस समय 30, 35, 18, 20 ऐसी सीटें मिलती थी। तो ये उनके लिए बहुत ही मतलब शर्मिंदगी का सवाल बन गया था। हम्म, और बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, अब की बार 2024 भी हारेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इसे तो एक उनको एक तंज कसने का, चाहे वो विधानसभा के स्तर पे हो या चुनावी रैली में हो या कैसे भी बयानों में हो, इतना तंज कसा कि मेरे ख्याल से ये बात तो सही है कि मुलायम सिंह जैसा तो अखिलेश नहीं कर सकते। नहीं, वो तो क्योंकि है नहीं। उनकी उनका उनका काम करने का तौर तरीका अलग था, इनका काम करने का तौर तरीका अलग है। कोई किसी की कॉपी नहीं होता। लेकिन अब ये बिल्कुल। थोड़ी सी जो उम्मीद जगी है कि 2022 के इलेक्शन में जो वोट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा, जितना वोट परसेंटेज कभी भी समाजवादी पार्टी को नहीं हासिल हुआ था। और 2000 भले ही उन्हें सीटें नहीं मिली और इतनी नहीं मिली कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, लेकिन 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बहुत वर्षों के बाद, मतलब 2014 के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी सीटों की दिश से भी और वोटों की दिश से भी पीछे चली गई। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो ये एक इससे थोड़ा सा निश्चित रूप से उनको महसूस होगा कि नहीं, कैसे अगली लड़ाई कैसे लड़नी है। क्योंकि लड़ाई तो बहुत कठिन है। एक तरफ बहुत सारा ताकत ताकत है, पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के भाषण भी हैं जो हजारों मुंह से बोले जाते हैं। अच्छा, एक तो लास्ट क्वेश्चन सुमन, ये जी समाजवादी से ऑब्वियसली मैं लास्ट क्वेश्चन कांग्रेस पे होगा, क्योंकि कांग्रेस जी एक, हम लोग सबको मालूम है, आपको सबसे ज्यादा, किस तरीके से हावी थी और यूपी उनके हाथ में था और फिर हल्के 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 इट लॉस्ट द वोट। और अब ऐसी हालत हो गई, और पिछले 10 साल से नहीं, मैं तो कहूंगी पता नहीं कितने, 20, 25, 18 1989 से जी 89, 1989 से। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तब से इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी ये नहीं बना पाते। ये लोग कोशिश किए हैं, प्रियंका जा जा के वहां रही हैं, मतलब ये अभी जो इनका कैंपेन है, इसको छोड़िए, पर जनरली इन डिफरेंट पार्टी प्रेसिडेंट्स को लाए हैं, हर तरीके की छोटी मोटी चीजें की हैं, बट इनका एक ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं पा रहा है। इनको, इनकी हैसियत ही नहीं है कि अपना वोट, अगर इनका वोट भी जहाँ है उसको मॉप अप करें और उसको वहां तक ले जाएं। तो ये क्यों हो रहा है? लोगों ने यूपी में। उसका एक हाँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस को आमतौर पे एक समर जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है, उसी तरीके से उसका एक रोल रहा है। और उनके जो नेता हैं, वो अभी भी पीडीए जैसे लोगों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। हम्म। ये एक बहुत बड़ा कारण है इनकी संगठन में कमी का। यही कारण है कि इनके बहुत सारी सीटें कांग्रेस हार गई जहां वो जीत सकती थी। जैसे। आप, देवरिया की सीट है, हाँ, बिल्कुल। पास का वो सीट है, सदल प्रसाद जो जीतते जीतते हार गए। तो अगर थोड़ा सा, अगर मार्जिन, जैसे हम लोग अयोध्या की सीट पे कह रहे थे कि अयोध्या की सीट पे अगर मार्जिन 2-2.5 हजार का रह गया तो ये सीट निश्चित रूप से नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये था कि मार्जिन अगर 54 हजार का था तो ये सीट जीत गए। अगर मार्जिन कम होता तो आप जानती हैं कि क्या क्या खेल होते रहते हैं। बिल्कुल, वो तो फिर ये लोग नहीं कर पाते। वो तो हाँ, सही क्योंकि है। मैंने जब मतगणना हो रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि बताओ क्या मार्जिन है और क्या अवधेश प्रसाद जी जीत जाएंगे, क्या लग रहा है आपको। क्योंकि वो तो शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी वहां से हार रही थी। हम्म। तो वहां पे सिर्फ अयोध्या की विधानसभा में उसे 4 हजार वोट से उसको प्लस मिला है भारतीय जनता पार्टी। हम्म। बाकी सारी विधानसभाओं में वो हारी है। इवन दरियाबाद जो इस फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी सीट है, और वहां पे आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी की लीड दरियाबाद और अयोध्या, यही हम्म। दो तय करती है जिससे भारतीय जनता पार्टी जीतती या हारती है।
अच्छा। तो इसको दरियाबाद में भी कोई लीड नहीं मिली, और अयोध्या में जो लीड मिली वो बहुत कम थी, सिर्फ 4,000 की थी, हाँ। जिसकी वजह से बाकी 4 विधानसभाओं में जो समाजवादी पार्टी को लीड मिली, और वो जो है आकर के यहाँ लीड वो 54,000 की हो गई, जिसकी वजह से ये तो लोगों ने यही कहा कि अगर मतगणना रुक गई तो अवधेश जी हार जाएंगे, और मतगणना अगर चलती रही तो वो जीत जाएंगे। अब बताइए इसके बीच का क्या खेल है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल, कुछ ना, भाई समझ ये में आ लोगों गई के बात। दिमाग, ये लोगों के दिमाग में है। अब ये हाँ। ऐसा होता है या नहीं होता मैं नहीं कह सकती। पर क्या सफाया हुआ बीजेपी की, सोच ही नहीं सकते थे जी जी जी। बीजेपी वाले की ये लेकिन होगा। ऐसा हम लोग को, देखिए ऐसा है, हम लोग को लगने लगा था कि जब मैं खीरी के इलाके में गई थी, लखीमपुर खीरी, तो मुझे लगा वहां टेनी हार जाएंगे। फिर उसकी बगल वाली सीट धौरहरा पे मैं गई तो लगा कि यहाँ भी भाजपा हारेगी। तो इंटरेस्ट। 2 सीटें ये थी। तीसरा ये जो है, जब ये अमेठी गए तो अमेठी में लगा कि अमेठी में तो निश्चित रूप से भाजपा हार जाएगी, लेकिन वहां फिर तो ये बहुत डर था, था कि आखिर में तो मालूम पड़ रहा हाँ। था, और जिस तरीके से ये पीडीए वोटर्स निकल रहे थे, मतलब क्या जी जी। रिस्पॉन्स था, जबरदस्त रिस्पॉन्स था। ये देखिए, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हुआ, फेज वाइज अगर देखें। हाँ लेकिन बिल्कुल। दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी के जो 1 सीट का नुकसान हुआ था उसने कवर कर लिया। लेकिन ये बदलाव थर्ड फेज में थोड़ा हुआ, थर्ड। और चौथे, पांचवें, छठे और सातवें में तो ये पूरा बदल गया। हाँ तो यानी ये कि थर्ड से। जी। एक हाँ अंडर करंट जो है वो हम्म, दिखने लगा। जब वो अंडर बिल्कुल। करंट दिखने लगा तो मैंने कहा जो फिरोजाबाद से ये हवा चली है, अगर ये हवा बनी रही तो ये हवा बनारस तक पहुंचेगी। और आपने देखा कि अगर अजय राय बिल्कुल। बहुत अच्छा लड़ लेते तो शायद रिजल्ट को दूसरा हो गया होता। हाँ, या कोई और होता जो जिसकी हाँ जी जी। शायद समाजवादी के पास होता तो निकाल देते। हाँ ये सही कह रहे हैं आप। हाँ। क्योंकि उनके लोग जुझारू हैं, ये बात देखिए, हाँ उनके लोग जुझारू हैं। बिल्कुल, और हमेशा रहे। जी जी, और यहाँ पर चूंकि देखिए जो धारा के विपरीत चलता है वो जुझारू नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो धारा के साथ चलता है उसको जुझारू होने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो ये और ये ये हम, एक कारण मैं है। वही कह रही थी कि अगर ये जैसे 10 साल पहले होता, जो हम लोग देख रहे थे यूपी में, खासकर थर्ड फेज के बाद, तो आराम से बैठ करके कहते कि हाँ ये वेव हो रही है। इस जी बार जी जरा जी सा जी घबराहट थी कि मालूम नहीं क्या है, किस जी तरीके जी। से ये रेस निकल रही। मैं भी ये कह रही थी कि क्योंकि हाँ। अयोध्या की सीट के बारे में मुझे तब मैं खुद गई, 2 मीटिंग्स में मैं खुद गई, और उस मीटिंग में जो मैंने पब्लिक मूड देखा कि अगर कोई मीटिंग, चुनावी सभा आमतौर पे 5,000, 8,000, 10,000 की हो जाए तो बहुत बड़ी सभा मानी जाती है। लेकिन अगर वो सभा 25,000, 40,000 की हो जाए तो आप सोचिए पब्लिक मूड। और और, नहीं, और 25-40 हजार नहीं सुमन, जब बोलने लगती है कितना जी बोल रहे थे लोग। नहीं नहीं, वही वही हाँ। मूवमेंट, यहाँ तक कि एक अमेजिंग। सभा में तो मैं खुद दबते दबते बची। बिल्कुल। तो यही स्थिति आ गई थी। और जो मतलब कि 43, 44 टेम्परेचर में अगर लोग जो है वहां जमा है कॉन्टिन्यूअस कई घंटों से, और मीटिंग खत्म होने के बावजूद जमा है, तो वो पब्लिक सोचिए, मूड ही है बस जो कुछ बदलाव परफेक्ट। लाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इससे सब दिख मुझे रहा लगा था तब भी लोग मतलब ये था कि दिख रहा है भाई पर कैसे हो ऐसा गया। ऐसा है कि हाँ, असली जैसे कहते हैं कि आप बहुत तैयारी करिए और एग्जाम के दिन जो है आप 5 सवाल अटेंड ना कर पाइए तो फिर बिल्कुल सारी तैयारी बेकार हो जाती है। बिल्कुल क्योंकि मुझे बिल्कुल। मुझे याद है, मुझे एक पड़ोस की सीट थी, हाँ, पिछले 3-4 चुनाव के पहले, वो ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती थी। तो वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़ रहे थे, जिनको मिनी अटल के रूप में कहते हैं लोग। तो कहते थे भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। और पता जा जितने समर थे वो चौराहे पे, चाय की दुकानों पे यही चर्चा करते रहते। जिस दिन पोलिंग थी उस दिन बारिश हो गई, तो पता चला वहां ना बसपा जीती, ना भाजपा जीती, ना सपा जीती, वहां बसपा का कैंडिडेट जीत गया, वाह। क्योंकि बसपा के लोग पोल करने चले गए। तो ऐसा भी होता है। सोचिए। चलिए सुमन, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू।
और आपसे आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला है इस बार। ठीक थैंक है। यू। अच्छा, नमस्ते।